Hello student, welcome back to the computer class. Student, in our previous class we have discussed our second chapter Internet Services, in which we have learned various web services such as email, video conferencing, search engine, etc. In the continuation of this chapter, today we will learn many more web services which are provided by Internet. File Transfer Protocol. File transfer protocol is a commonly used protocol for exchanging file over any network that support the TCP and IP, and TCP and IP is a main protocol used for communication over the internet. स्टूडेंट जैसा कि ये नेम डिनोट कर रहा है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हमारी ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो हम यूज करते हैं कोई भी फाइल एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर ओवर द नेटवर्क ट्रांसफर करने के लिए। फाइल ट्रांसफर जो प्रोटोकॉल होती है वो हमारी नेटवर्क के ऊपर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर फाइल को ट्रांसफर करती हैं, और ये जो फाइल्स होती हैं ये हमारी किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, आइदर इन वीडियो फॉर्म, वीडियो फाइल्स या फिर इमेज और टेक्सचुअल फाइल्स। फाइल ट्रांसफ़र जो होता है, एफटीपी जो ट्रांसफ़र होता है वो मेनली दो कंप्यूटर्स के इन्वॉल्वमेंट के साथ होता है, जिसमें एक कंप्यूटर होता है हमारा एफटीपी सर्वर एंड दूसरा होता है एफटीपी क्लाइंट। एफटीपी सर्वर जो कंप्यूटर्स होते हैं वो बेसिकली एफटीपी सॉफ्टवेयर सर्वर सॉफ्टवेयर को रन करते हैं और जो कि एक्सेस करते हैं रिक्वेस्ट फ्रॉम द यूज़र किसी भी फाइल को एक्सेस करने के लिए और ट्रांसफर करने के लिए। दूसरे जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं दैट इज एफटीपी क्लाइंट, वो हमारे कंप्यूटर होते हैं जो रन करते हैं एफटीपी क्लाइंट सॉफ्टवेयर को, और जो क्लाइंट एफटीपी क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं वो बेसिकली किसी भी रिक्वेस्ट किसी भी फाइल को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट सेंड करते हैं टू द एफटीपी सर्वर। जब भी कोई फाइल एफटीपी सर्वर से एफटीपी क्लाइंट को ट्रांसफर होती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अपलोडिंग अ फाइल। एंड इन द सेम वे जब भी हम कोई फाइल क्लाइंट एफटीपी क्लाइंट कंप्यूटर से एफटीपी सर्वर पर ट्रांसफर करते हैं तो ये प्रोसेस हमारा कहलाता है अपलोडिंग अ फाइल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होती है वो बेसिकली एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जो कि दो मेन प्रोटोकॉल की हेल्प से वर्क करती है, जिसको हम बोलते हैं टीसीपी एंड आईपी प्रोटोकॉल। टीसीपी मींस ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड आईपी मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये हमारी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होती हैं जो इंटरनेट पर फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने के लिए यूज की जाती है। नाउ नेक्स्ट इज टेलनेट। Telnet is an internet utility that facilitates you login on to remote computer system. स्टूडेंट, टेलनेट हमारे वो प्रोग्राम या वो स्पेशल प्रोटोकॉल्स होती हैं जिनकी हेल्प से हम रिमोट कंप्यूटर को लॉगिन करते हैं और जिनकी हेल्प से हम रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं। स्टूडेंट, रिमोट कंप्यूटर्स हमारे वो कंप्यूटर्स होते हैं ओवर द नेटवर्क विच आर सिचुएटेड ऑन द अदर प्लेस, यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन पर ओवर द नेटवर्क जो कंप्यूटर्स हमारे होते हैं सिचुएटेड होते हैं उनको हम बोलते हैं रिमोट कंप्यूटर। तो इस तरह के कंप्यूटर्स को एक्सेस करने के लिए जो प्रोग्राम होता है या जो प्रोटोकॉल होती है उनको हम बोलते हैं टेलनेट। टेलनेट प्रोग्राम की हेल्प से हम किसी भी रिमोट कंप्यूटर को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं ओवर द नेटवर्क और कंट्रोल कर सकते हैं। मींस यानी कि अगर हम किसी रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टेलनेट प्रोग्राम, तो हम उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस कंप्यूटर की उसको एक्सेस कर सकते हैं, उस कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं और उसमें जो भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस प्रोग्राम हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एक्सेसिंग दैम फिजिकली। Now other internet service or web service is e-learning, electronic learning. Student, e-learning refer to the learning that take place in an electronic stimulated environment, or it refer to an electronic mode of learning, training or educational program to users. E-learning is a mode of acquiring knowledge by means of internet or computer based training program.
It can be done anywhere and at any time. स्टूडेंट ई लर्निंग जो होती है हमारी, जिसको हम ऑनलाइन लर्निंग भी बोलते हैं, जिसमें हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हेल्प से हम लर्निंग करते हैं या हम कोई भी नॉलेज जो एक्वायर कर रहे हैं फ्रॉम द इंटरनेट और कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम से, तो वो हमारी कहलाती है ई लर्निंग। जैसे कि आज अभी आप लोग जो क्लासेस अवेल कर रहे हैं, जो क्लासेस एक्सेस कर रहे हैं थ्रू ऑनलाइन, तो वो भी हमारी क्या है, ई लर्निंग ही है। ई लर्निंग के कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट एडवांटेजेस ऑफ ई लर्निंग। सबसे पहले है एडवांटेज, क्लास वर्क कैन बी शेड्यूल एट एनी टाइम और एनी वेयर। जो ई लर्निंग होती है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल इन द सेंस हम किसी भी टाइम और कहीं पर भी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस हम एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद आता है रिड्यूस ट्रेवल टाइम एंड कॉस्ट फॉर ऑफ कैंपस स्टूडेंट। ऑफ कैंपस स्टूडेंट जो कि स्कूल्स में नहीं जाते, जो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम को एक्सेस करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, उनका जो ट्रेवलिंग टाइम और कॉस्ट होती है वो सेव होती है। उसके अलावा आता है सेल्फ पेस्ड लर्निंग। सेल्फ पेस्ड लर्निंग का मतलब है कि जो अमाउंट ऑफ टाइम है जो कि हम स्टडी में स्पेंड करते हैं, वो अमाउंट ऑफ टाइम हमारा कंट्रोल होता है बाय द लर्नर, और क्या क्या टॉपिक हमें कितने टाइम के लिए पढ़ना है वो भी कंट्रोल होता है बाय द learner. Next is learning can accommodate different learning style and facility थ्रू अ वेराइटी ऑफ एक्टिविटी। जो ई लर्निंग होती है उसमें हम मल्टीमीडिया की हेल्प से डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल जो है वो अडॉप्ट करते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज हम करा सकते हैं। Now, another one is develop knowledge of an internet or and computer skill that will हेल्प लर्नर थ्रू आउट देयर लाइफ। जो ऑनलाइन लर्निंग होती है उसकी हेल्प से हमारी जो इंटरनेट की नॉलेज है वो इंक्रीज होती है, और जो हमारे कंप्यूटर स्किल्स होते हैं वो डेवलप होते हैं, जो हमारे थ्रू आउट द लाइफ हमें यूज होते हैं। सक्सेसफुली कंप्लीटेड ऑनलाइन एंड कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग बिल्ड सेल्फ knowledge, self-confidence and encourage students to take responsibility of their learning। जो ऑनलाइन लर्निंग होती है स्टूडेंट, उससे जो स्टूडेंट्स का, जो लर्नर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप होता है, सेल्फ नॉलेज डेवलप होती है, और ये ऑनलाइन लर्निंग हमारे स्टूडेंट्स को एनकरेज करती है जो कि अपनी लर्निंग के लिए, जो उनकी लर्निंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको इंक्रीज करती है। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ ई लर्निंग। एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस होती हैं ऑनलाइन क्लासेस या ई लर्निंग की। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टूडेंट may feel isolated from an instructor and classroom। जो स्टूडेंट्स होते हैं ऑनलाइन लर्निंग में या ई लर्निंग में, वो क्या करते हैं, वो उस जो क्लासरूम एनवायरनमेंट है उसको मिस करते हैं, और जो टीचर्स का जो डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट से उसको मिस करते हैं। नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्टर मे नॉट ऑलवेज बी अवेलेबल व्हेन स्टूडेंट आर स्टडिंग और नीड हेल्प। जो टीचर्स होते हैं, जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो हमेशा अवेलेबल नहीं होते जब भी स्टूडेंट्स को नीड होती है या जब वो स्टडी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज स्लो इंटरनेट कनेक्शन। स्टूडेंट जो ऑनलाइन क्लासेस है वो हमारी इंटरनेट पर बेस्ड है। अगर हमारा इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर अवेलेबल नहीं होगा तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस या ई लर्निंग भी पॉसिबल नहीं होगी। हैंड्स ऑन और लैब वर्क इज डिफिकल्ट टू डू इन वर्चुअल क्लासरूम। जितनी भी हैंड ऑन एक्टिविटीज होती हैं या जो लैब वर्क होता है, प्रैक्टिकल वर्क होता है, वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है इन ई लर्निंग प्रोग्राम और वर्चुअल क्लासरूम्स में। Now next is e-banking. Student availing the banking services through electronic measures via internet is called e-banking. स्टूडेंट जो भी बैंकिंग सर्विसेज होती हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हैं, उसको हम बोलते हैं ई बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग। देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ ई बैंकिंग्स आर, first is there no geographical barrier and the service that can be offered at minimum cost। जो ई बैंकिंग होती है उसमें कोई भी जोग्राफिकल बैरियर्स नहीं होते, मीन्स हमें जो ऑनलाइन
जो बैंकिंग सर्विसेज एक्सेस करने के लिए हमें बैंक्स पे नहीं जाने की नीड होती है, और जो भी सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करता है वो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर हमें ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती है। नेक्स्ट इज थ्रू इंटरनेट बैंकिंग यू कैन चेक योर ट्रांजेक्शन एट एनी टाइम और मैनी टाइम एज यू वांट। इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू हम जो ट्रांजेक्शन होता है, हमारे अकाउंट का जो ट्रांजेक्शन होता है वो हम मैनी टाइम्स कर सकते हैं और एनी टाइम एनीवेयर वी कैन डू। ट्रांजेक्शन मीन्स अगर हमें कोई भी अमाउंट क्रेडिट करना है, अपने अकाउंट में डेबिट करना है, या हमें बैंक डिटेल्स चेक करनी है, तो इस तरह के सारे ट्रांजेक्शन हम कहीं पर भी किसी भी टाइम पर एक्सेस कर सकते हैं, बिकॉज जो इंटरनेट बैंकिंग होती है वो 24/7 हमें सर्विस प्रोवाइड करती है बैंकिंग फैसिलिटीज को एक्सेस करने के लिए। नेक्स्ट एडवांटेज इज फंड ट्रांसफर हैज टू बी मेड आउट ऑफ स्टेशन, यानी कि ई बैंकिंग के थ्रू हम आउट ऑफ स्टेशन फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर या एब्सोल्युटली फ्री होता है यूजर्स के लिए। देर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस ऑफ ई बैंकिंग, एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस हैं ई बैंकिंग को यूज करने की। फर्स्ट ऑफ ऑल, अंडरस्टैंडिंग द यूज ऑफ इंटरनेट बैंकिंग माइट बी डिफिकल्ट फॉर बिगिनर। जो बिगनर्स होते हैं या जो जिनको इंटरनेट बैंकिंग के बारे में नॉलेज नहीं होती, जो इंटरनेट को यूज करना नहीं जानते प्रॉपर, उनके लिए ई बैंकिंग क्या है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है। नेक्स्ट इज यू कैन नॉट एक्सेस टू इंटरनेट बैंकिंग इफ यू डोंट हैव एन इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट बैंकिंग को एक्सेस करने के लिए हमें क्या चाहिए? इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड है। अगर हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो हम इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटीज को भी एक्सेस नहीं कर सकते। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सिक्योरिटी ऑफ ट्रांजेक्शन इज अ बिग इशू। जो सिक्योरिटी है, जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, बैंक ट्रांजेक्शन करते हैं जहाँ पर हम मनी ट्रांसफ़र करते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, या फिर हम अमाउंट क्रेडिट या डेबिट करते हैं, तो वो बहुत ही बड़ा इशू है, जिसमें कि हमारे योर अकाउंट इंफॉर्मेशन में माइट हैक बाय अनऑथोराइज्ड पीपल ओवर द इंटरनेट। जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी मेजर हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। कई बार क्या होता है कि हम जब भी कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहाँ पर जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है, पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, जो भी हमारी अकाउंट डिटेल्स होती हैं, वो हैक हो जाती हैं फ्रॉम द अनऑथोराइज्ड पर्सन विच आर अवेलेबल ओवर द इंटरनेट, एंड दिस इज द बिग इशू ऑफ ई बैंकिंग। Next is e-shopping or electronic shopping. The process of shopping done over the internet is called online shopping or e-shopping. Both product and service can be purchased through online shopping. Consumer buy a variety of items from online stores. Student, जो भी हम shopping करते हैं इंटरनेट के थ्रू, that is called ऑनलाइन शॉपिंग और ई शॉपिंग, जिसमें हम कुछ भी, कोई भी चीज़ हम परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, और बहुत सारे वैरायटी ऑफ आइटम हम ऑनलाइन स्टोर से परचेज करते हैं, एंड दिस ऑल आर कॉल्ड ऑनलाइन शॉपिंग। There are some advantages of online shoppings are finding a product online is much easier than looking for it in the local market. कई बार क्या होता है, हमें कोई प्रोडक्ट परचेज करना है जो कि हमें लोकल मार्केट में सर्च करना इजी नहीं होता, वो इजीली हमें अवेलेबल हो जाता है ऑनलाइन। नेक्स्ट इज नाउ अ डेज ऑनलाइन शॉपिंग इज़ वेरी रिलायबल। जो अभी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो बहुत ही रिलायबल है। जो भी प्रोडक्ट हम परचेज करते हैं वो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर हमें अवेलेबल हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टोर प्रोवाइड मनी बैक गारंटी, यानी कि बहुत सारी ऐसी साइट्स होती हैं जो हमें मनी बैक गारंटी प्रोवाइड करती हैं। मींस अगर हम कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं और हम उसको रिटर्न करना चाहते हैं तो हमें मनी बैक, हमें हम उसको रिटर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट इज यू हैव मैनी ऑप्शन टू चूज अ प्रोडक्ट। ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत सारी साइट्स होती हैं जो हमें सेम प्रोडक्ट मिनिमम कॉस्ट पर प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट डिफरेंट साइट से चूज करने के लिए। There are certain disadvantages of e-shopping. First is customer might be worried as to the similarity of product being ordered and the product being received. जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम बड़े वरीड होते हैं कि जो हमने प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, जैसा हमने प्रोडक्ट देखा है उसको ऑनलाइन, क्या वैसा ही प्रोडक्ट हम रिसीव करेंगे। नेक्स्ट, यू हैव टू वेट फॉर डिलीवरी। उसके लिए हमें, जब भी हम कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? वेट करना पड़ता है। जनरली अगर हम मार्केट से परचेज करें तो हमें
ऐसा नहीं करना होता। देन यू मे बी विक्टिम ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड। जो मेजर डिसएडवांटेज है ऑनलाइन शॉपिंग का, दैट इज ऑनलाइन फ्रॉड। जब भी हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं ऑनलाइन, तो वहां पर अगर हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो हमारी बैंक डिटेल्स क्या होती हैं, वो हैक्ड हो जाती हैं, तो दैट इज कम अंडर द ऑनलाइन फ्रॉड। यू कैन नॉट रियली सी एंड फील द आइटम यू परचेज। जो जनरली हम मार्केट से जब हम परचेज करते हैं तो हम प्रोडक्ट को देखते हैं, उसको फील करते हैं, जो कि हमें इस तरह की फील हमें ऑनलाइन शॉपिंग में नहीं मिलती। Next service is e-reservation or electronic reservation. Making reservation of tickets or hotel rooms and tourist package through internet is called ई रिजर्वेशन। यानी कि जो भी हम रिजर्वेशन या हम किसी भी एयरलाइंस का टिकट्स बुक कराते हैं, होटल बुक करते हैं या टूरिस्ट पैकेज बुक करते हैं इंटरनेट के थ्रू, तो इस तरह की जो सर्विसेज होती हैं वो हमारी कहलाती हैं ई रिजर्वेशन। Some advantages of e-reservation. The first is real time process. जो e-reservation होता है वो हमारा real time process होता है, जिसमें हम ऑनलाइन अपनी बुकिंग्स करा सकते हैं और जो हमारी बुकिंग डिटेल्स होती हैं वो भी हम चेक कर सकते हैं। Can access more information and find other details online about your reservation. ई रिजर्वेशन की हेल्प से हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, डिटेल्स जो भी हमारे रिजर्वेशन से रिलेटेड डिटेल्स होती हैं वो हम एक्सेस कर सकते हैं। वेबसाइट कैन कंपेयर डिफरेंट प्राइस एंड सर्विस डिटेल। जब भी हम ऑनलाइन रिजर्वेशन कराते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट साइट से हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, उनके प्राइसेस को और उनकी जो सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं उनको कंपेयर करके हम रिजर्वेशन करा सकते हैं, जो कि बहुत ही कम टाइम पर और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर हमें अवेलेबल हो जाता है। There are certain disadvantages of e-reservation. First is need an internet connection. E-reservation के लिए हमें internet connection required होता है, internet facility required होती है. Next is might need a credit card or some other mode of payment. जब भी हम ऑनलाइन रिजर्वेशन कराते हैं तो वहाँ पर हमें क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड होता है या अदर मोड ऑफ पेमेंट हमें रिक्वायर्ड होता है, जिसकी हेल्प से हम ई रिजर्वेशन करा सकते हैं। हैकर एंड वायरस में स्टिल आर इंफॉर्मेशन। जब भी हम ऑनलाइन रिजर्वेशन कराते हैं और रिजर्वेशन कराने पर जब हम अपनी बैंक बुकिंग के लिए जब हम अमाउंट पे करते हैं, बैंक डिटेल्स देते हैं, तो वहाँ पर हमारी जो बैंक डिटेल्स या हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती हैं वो हैक हो सकती हैं। If the website is not working properly or due to some server issue, reservation cannot be done. जो मेजर हमारा डिसएडवांटेज होता है ई रिजर्वेशन का, समटाइम क्या होता है जो रिजर्वेशन साइट्स होती हैं वो प्रॉपरली वर्किंग नहीं होती या सर्वर इश्यूज होते हैं, तो उस कंडीशंस में हमारे रिजर्वेशंस नहीं हो पाते। नेक्स्ट इज ई ग्रुप. A group refer to an online community where people discuss on a topic of common interest. A message posted in such a discussion is called post. स्टूडेंट ई ग्रुप्स हमारे वो ऑनलाइन ग्रुप्स होते हैं, वो ऑनलाइन कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे बहुत सारे पीपल्स डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से कनेक्ट होते हैं और डिस्कस करते हैं अपने कॉमन इंटरेस्ट को ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। जो भी मैसेजेस, जो डिस्कशन मैसेजेस होते हैं जो पोस्ट किए जाते हैं इन ग्रुप में, उनको हम बोलते हैं पोस्ट। देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ ई ग्रुप. ई ग्रुप्स के कुछ एडवांटेजेस हैं. फर्स्ट इज इट हेल्प टू क्रिएट एंड मेंटेन सोशल रिलेशन. जो ई ग्रुप्स होते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग आपस में किसी कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर डिस्कशन करते हैं और एक ग्रुप क्रिएट करते हैं फॉर शेयरिंग देयर व्यूज ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, तो इस तरह से एक सोशल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है और एक सोशल रिलेशंस मेंटेन होते हैं. नेक्स्ट इज इट फैसिलिटेट कम्युनिकेशन अमंग द मेंबर्स. जो भी मेंबर्स इन ई ग्रुप्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं, ई ग्रुप्स उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं आपस में कम्युनिकेट करने की और इंफॉर्मेशंस को या अपनी जो व्यूज हैं उनको शेयर करने की. इट फैसिलिटेट लर्निंग. किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर नंबर ऑफ पर्सन्स जब आपस में डिस्कशन करते हैं तो वहाँ से क्या होती है, हमें एक लर्निंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड होती है एंड इट टेक लेस टाइम एंड कॉस्ट इज यूज्ड. ई ग्रुप्स को एक्सेस करने के लिए जो टाइम और कॉस्ट होता है वो बहुत ही मिनिमम होता है.
Next is disadvantages of e-groups. There are some disadvantages of e-groups. There is no privacy, means जब भी कोई व्यू कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पर या किसी भी कॉमन इंटरेस्ट पर कोई भी पर्सन जब अपने व्यूज अपने थॉट्स को शेयर करता है तो वो पब्लिकली एक्सेसिबल हो जाते हैं, मीन्स देयर इज नो privacy for sharing our thoughts. Every wrong information has negative impact on each other or each member of the group. जब भी हम कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन या कोई इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर शेयर करते हैं तो उसका एक जो निगेटिव इम्पैक्ट होता है वो सभी पर होता है जो भी उस ग्रुप के मेंबर होते हैं. Next is e-governance and electronic governance. E-governance refer to the application of electronic means in governance with an aim of fulfill the requirement of common man at affordable cost in fastest possible time. स्टूडेंट ई गवर्नेंस हमारी वो एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशंस प्रोग्राम है जो हमारे गवर्नमेंट सर्विसेज को ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं और जो ई गवर्नेंस प्रोग्राम का जो मेन एम है दैट इज जो भी हमारी गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं उनको जो कॉमन पर्सन की जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करना एक अफोर्डेबल कॉस्ट पर, एक मिनिमम कॉस्ट पर और बहुत ही मिनिमम टाइम पर. There are some positive impact of e-governance. First is e-governance program have resulted in reduced waiting time before the work done. स्टूडेंट जो ई गवर्नेंस प्रोग्राम्स होते हैं यानी कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज जो हमें ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं उनका जो रिजल्ट होता है दैट इज रिड्यूसिंग वेटिंग टाइम, मींस जो पहले हम कोई भी सर्विसेज ऑनलाइन गवर्नमेंट सर्विसेज को अवेल करने के लिए हमें उनके ऑफिस में वेट करना होता था तो वो सारी चीज़ें अब हमारी ऑनलाइन प्रोग्राम के थ्रू रिड्यूस हो गई हैं. नेक्स्ट इज ई गवर्नेंस प्रोग्राम हैव इम्प्रूव्ड द इफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सर्विस डिलीवरी. जो ई गवर्नेंस प्रोग्राम्स हमारे ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं जैसे कि हमें अगर आधार कार्ड अप्लाई करना है, हमें ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना है, ठीक है, या तो इस तरह की जो सर्विसेज होती हैं जब वो ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती हैं तो उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो इफ़िशियंसी होती है वो इंक्रीज हो जाती है और जो सर्विसेज होती हैं वो बहुत ही मिनिमम टाइम पर हमें डिलीवर्ड हो जाती हैं. हैव रिजल्टेड इन इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेज. जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं वो ऑनलाइन अगर कॉमन पीपल को अवेलेबल होती हैं तो उससे एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होती है इन बिटवीन कॉमन पर्सन और सिटीजन और द गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड विच हैज़ इम्प्रूव्ड सक्सेसफुल इन कीपिंग अ टैब ऑन करप्शन. और इस ट्रांसपेरेंसी की ही वजह से जो करप्शंस है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है. There are some negative impact of e-governance. First is people living in rural and remote area could not benefit from the e-governance. जो लोग rural areas में रहते हैं, remote areas में रहते हैं जहाँ पर internet facilities proper provide नहीं होती हैं, available नहीं होती हैं, वो लोग इन e-governance program को use नहीं कर पाते हैं. Not all service are the part of e-governance, so manual method cannot be avoided. बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं जो ई गवर्नेंस या ऑनलाइन प्रोग्राम पर अवेलेबल नहीं होती जिनके लिए हमें गवर्नमेंट ऑफिस में ही जाना होता है. नेक्स्ट इज लैक ऑफ अवेयरनेस और incompatibility of software and hardware has prevented people to benefit from it. बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जिनका कॉमन पीपल्स को उनके बारे में पता ना होने की वजह से, अवेयरनेस ना होने की वजह से वो इन सर्विसेज को यूज़ नहीं कर पाते और जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोग्राम्स यूज़ होते हैं इन सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए उनकी भी प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से वो इन ई गवर्नेंस प्रोग्राम्स को एक्सेस नहीं कर पाते. नेक्स्ट इज सोशल नेटवर्किंग. आप लोग भी स्टूडेंट्स सोशल नेटवर्किंग के बारे में आपने सुना होगा. बहुत सारी ऐसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं जहां पर हम अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और अपने क्लासमेट, कलीग्स के साथ कनेक्ट होते हैं और अपनी व्यूज़ को शेयर करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं और हम किसी भी टॉपिक पर एक डिस्कशन करते हैं. तो इस तरह की जो साइट्स होती हैं उनको हम बोलते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट. सोशल नेटवर्किंग is a use of internet based social media program to make connection with friend, family and classmate
customer and clients. A social networking site is a website that provide a venue for people to share their activity with family, friend, and colleagues to share their interest in a particular topic. Most common example of social networking sites are Facebook, Twitter, Google Plus, and Instagram. स्टूडेंट, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हमारी वो साइट्स होती हैं जो हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं जिसकी हेल्प से हम अपने फैमिली, फ्रेंड्स के साथ या कलीग्स के साथ कनेक्ट होते हैं, जहां पर हम डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ उनके साथ शेयर करते हैं, अपने इंटरेस्ट को शेयर करते हैं और किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर हम डिस्कशन करते हैं. बट जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं इनके कुछ मिस यूजेस और यूजेस होते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे. मेरिट्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग. फर्स्ट इज इजी टू कनेक्ट विद द पीपल. सोशल नेटवर्किंग साइट हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं जहां पर हम अपने फैमिली, फ्रेंड्स जो कि बहुत दूर होते हैं हम लोगों से, उनसे कनेक्ट हो सकते हैं. नेक्स्ट इज इजी टू होल्ड डिस्कशन एंड कलेक्ट ओपिनियन. विद द हेल्प ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स हम कोई भी टॉपिक पर डिस्कशन कर सकते हैं विद आवर फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स, एंड उसके साथ साथ उनकी ओपिनियंस को भी, उनके व्यूज़ को भी उस पर्टिकुलर टॉपिक पर हम कलेक्ट कर सकते हैं. इट प्रोवाइड इंटरेक्टिव इन्वॉल्वमेंट. जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं वो एक इंटरेक्टिव इन्वॉल्वमेंट प्रोवाइड करती हैं जिस पर हम इंटरनेट के थ्रू एक वर्चुअली हम लोगों से मिल सकते हैं. ब्रिंग मोर अवेयरनेस. सोशल नेटवर्किंग साइट की हेल्प से हम बहुत ही हम अपने सराउंडिंग में जो भी हो रहा है उसके बारे में अवेयर होते हैं. Student, there are some demerits or misuse of social networking site. फर्स्ट इज मिसयूज द इंफॉर्मेशन पोस्टेड बाय इनोसेंट यूजर. जो सबसे पहला मिसयूज है सोशल नेटवर्किंग साइट का, दैट इज जो यूजर्स अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर, उन इंफॉर्मेशन का मिसयूज होना. फॉर एग्जांपल देयर फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी एंड आधार कार्ड नंबर. नेक्स्ट इज क्रिएट फेक प्रोफाइल. बहुत सारे ऐसे यूजर्स होते हैं जो इंटेंशनली फेक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं जहां पर जो वो इंफॉर्मेशन अपनी पोस्ट करते हैं वो सभी क्या होती हैं, फेक होती हैं. नेक्स्ट इज बुलिंग एंड ट्रोलिंग. बुलिंग एंड ट्रोलिंग में क्या होता है, कुछ जो पर्सन्स होते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर वो ह्यूमिलेटेड एंड हार्मफुल कमेंट्स को पोस्ट करते हैं, र्यूमर्स को पोस्ट करते हैं, कुछ इनअप्रोप्रिएट फोटोज और वीडियोस को पोस्ट करते हैं और फेक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं. उसके साथ साथ जो इनोसेंट यूजर्स होते हैं उनको प्रोवोक करते हैं बाय शेयरिंग देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट इज पीयर प्रेशर. पीयर प्रेशर मेजरली जो टीनेजर्स होते हैं वो एक फेक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं जहां पर वो इनअप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन डालते हैं अपने बारे में और अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो रॉन्ग इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं. नेक्स्ट इज इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर. इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर के अंदर होता है कि इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स को पोस्ट करना या फिर किसी अननोन यूजर्स की इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को शेयर करना. उसके साथ साथ मेकिंग एलिगेशन, किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना, एक्सेप्टिंग अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट, किसी अननोन फ्रेंड की रिक्वेस्ट जो एक्सेप्ट करते हैं वो भी इनरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर के अंदर आता है. उसके साथ साथ ओपन एंड इंस्टॉल अननोन सॉफ्टवेयर. जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको ओपन करना या इंस्टॉल करना, तो ये सारे हमारे इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर के अंदर आते हैं. नेक्स्ट इज अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर एंड एडिक्शन. जो मेजर निगेटिव इम्पैक्ट है सोशल नेटवर्किंग साइट का, दैट इज अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर. जिसमें क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जब सोशल नेटवर्किंग साइट का, तो हमें क्या हो जाता है, अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर हो जाता है जिसमें हम अपनी जो डेली रूटीन वर्क है उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं और एक तरह से एडिक्ट हो जाते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट को एक्सेस करने के लिए.